हाय, दिस इज उज्ज्वल विशाल। लास्ट 2 वीडियोज में मैंने जेईई एडवांस 2019 का सेक्शन 1 और सेक्शन सी डिस्कस किया था। आज हम लोग सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं और आईआईटी जेईई का सबसे चैलेंजिंग सेक्शन यही होता है। तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम डिस्कस करते हैं और मैं इस क्वेश्चन के बारे में कुछ आपको स्पेशल बताऊंगा। ये क्वेश्चन मतलब आईआईटी जेईई एडवांस पेपर का समझ जाइए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है मेरी नज़र में। ये जेईई एडवांस का को बिल्कुल डिफाइन करता है कि आपको किस तरीके से सोचना चाहिए इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक आपको कर्व गिवन है y इक्वल वाई एक्स एक कर्व है विच इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और वो पॉइंट है इसमें 1,0। उसके बाद एक टेंजेंट है जो इसके किसी पॉइंट P पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो y एक्सिस को y पे इंटरसेक्ट करता है और ये 4 ऑप्शंस हैं। मल्टीपल करेक्ट होंगे, एक से ज़्यादा आंसर इसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की खासियत क्या ये बताता हूँ। इसमें आप ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को ध्यान से देखिए। मैंने क्वेश्चन को अभी कुछ नहीं किया, ऑप्शन से ही हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे हम इसमें। तो ऑप्शन 1 क्या है, एक्स वाई डैश माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ऑप्शन 1 से हमें वाई डैश मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और ऑप्शन 3 से आपको वाई डैश मिलेगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब आप इतना जानते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर इसमें लिखा हुआ है कि कर्व जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी एक्स भी हमारा पॉजिटिव है। स्क्वायर रूट फंक्शन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये वाई डैश ऑप्शन 1 में जो है ये पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है तो ये नेगेटिव हो गया। आपको पता है अगर वाई डैश पॉजिटिव होता है डैट मीन्स कर्व इज इंक्रीजिंग, यानी y जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 एंड y डैश इक्वल माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। यहाँ नेगेटिव है दैट मीन्स y इज डिक्रीजिंग। बस अब हम क्वेश्चन से यही डिसाइड करेंगे कि ये कर्व इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखिए इसमें 2 बातें हैं कि कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए और पॉइंट 1,0 से पास होना चाहिए। यहाँ वाई डैश पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डैट मीन्स इसको डिफाइन करने के लिए x का -1 से 1 के बीच में होना जरूरी है, लेकिन x फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है तो x हमारा इस क्वेश्चन में 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो अब हम ये चेक कर रहे हैं y इंक्रीज कर सकता है क्या। यहाँ जूम कीजिएगा, अगर ये कर्व इंक्रीजिंग होगा हमें कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। 1,0 से आगे नहीं जा सकते हम, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये y डैश डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा और पॉजिटिव रखना है तो हम ऐसा कोई सा भी कर्व ड्रॉ नहीं कर पाएंगे इसमें जिसमें ये इंक्रीजिंग भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो और 1,0 से पास हो। इस कर्व का 4th क्वाड्रेंट में होना पड़ेगा या 3rd क्वाड्रेंट से आएगा। अगर ये कर्व इंक्रीजिंग है तो डैट मीन्स अगर ये कर्व डिक्रीजिंग हो तो ये पॉसिबल है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और 1,0 इस पे लाई करे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा वाई डैश पॉजिटिव नहीं हो सकता है, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, यानी हमें वाई डैश मिल चुका है। तो अब हम इससे वाई फाइंड आउट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ने यही ज़्यादातर गलती की है। आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको वाई डैश इक्वल प्लस माइनस, वाई डैश इक्वल आपका ये आता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों को ही करेक्ट मार्क कर दिया। बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखना था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और 1,0 इस पर लाई करेगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ग्राफ डिक्रीजिंग हो तो वाई डैश नेगेटिव होगा और सिर्फ ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। तो अब हमें वाई डैश मिल ही गया है तो हम वाई इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
y इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है। x को आप साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x इक्वल साइन थीटा, डैट मीन्स डी एक्स इक्वल कॉस थीटा डी थीटा। या माइनस है क्योंकि y डैश इक्वल माइनस वाला ही पॉसिबल है। अब इसे सॉल्व करते हैं। y इक्वल x को साइन थीटा रखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कॉस थीटा हो जाएगा। dx हमारा कॉस थीटा है ही, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। और ये माइनस साइन बाहर है तो मैं इसको अंदर ले जाता हूँ, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी हमारे पास आएगा, सेपरेट आउट कीजिए, -1 अपॉन साइन थीटा इज माइनस कॉसेक थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इज साइन थीटा। माइनस कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ln कॉसेक प्लस कॉट, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस था। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अब हमें x पता है ही, x आपका साइन थीटा है, ये थीटा, तो ये x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बेस इसका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट कर दीजिए। कॉसेक थीटा हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1 बाई एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस कॉस थीटा यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक आर्बिट्रेरी c, ये हमारा y आ गया। जब आप इसमें x इक्वल, क्योंकि कर्व जो 1 0 से पास हो रहा है, x इक्वल 1 और y इक्वल 0 रखेंगे तो हमारा c भी 0 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी आसान ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसमें चारों ही ऑप्शन को करेक्ट किया, क्योंकि अगर आप ऑप्शन 1 करेक्ट लेंगे तो आपका सेकंड भी ऑटोमेटिकली सही आएगा ही। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ IIT JEE एडवांस 2019। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो इस क्वेश्चन से हमें ये भी सीखने को मिला है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन को टैकल कैसे करें। हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट अगर हो जाए तो आपका टाइम सेव हो सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द कलेक्शन E1 E2 E3 ऑफ इलिप्स। एक इलिप्स का कलेक्शन है E1 E2 E3 डॉट डॉट, और रेक्टेंगल का कलेक्शन है ऐसा R1 R2 R3, ये तो रेक्टेंगल्स हैं। अब इसमें आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स E1 का दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 1। रेक्टेंगल कैसा है R1, यह है रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया, रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन इलिप्स, इंस्क्राइब्ड इन E1। E1 जो हमारा इलिप्स है उसमें ये इंस्क्राइब्ड है, रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया inscribed in E1 with sides parallel to axis of ellipse। तो इसमें कैलकुलस भी शामिल हो गया ये, और आपका En एक्स स्क्वायर बाई AN स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई BN स्क्वायर इक्वल 1 of largest area inscribed in
आर एन माइनस वन, एन ग्रेटर इक्वल वन, यानी इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल लार्जेस्ट एरिया वाला, उस रेक्टेंगल के अंदर फिर इलिप्स लार्जेस्ट एरिया वाला, ऐसे ही सो ऑन बहुत सारे इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल के अंदर इलिप्स, ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारे ऑप्शंस इस क्वेश्चन के आपको फाइंड आउट जो करना है, ऑप्शन वन में इसेंट्रिसिटी ऑफ E8 एंड E9 आर नॉट इक्वल। ये पहला ऑप्शन है कि जो इलिप्स ऐसे इंस्क्राइब होता जाएगा, रेक्टेंगल के अंदर इलिप्स, फिर उस इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल के अंदर इलिप्स, ऐसे करके जो 8th इलिप्स आएगा और 9th इलिप्स आएगा, उसका इसेंट्रिसिटी हम पे कंपेयर करना है, क्या वो इक्वल है या नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर इन E9, जो 9th इलिप्स है उसमें फोकस का सेंटर से क्या डिस्टेंस होगा। इन्होंने दिया है √5/32, हमें ये चेक करना है क्या यही आएगा। ऑप्शन थ्री है एरिया, जो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ Rn n इक्वल 1 to infinity इज लेस देन 24 for all n belongs to natural number, and last option is length of lattice rectum in E9 is 1/6। तो क्वेश्चन को देखते हैं। इलिप्स है, इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल है, फिर रेक्टेंगल के अंदर इलिप्स है, और ऐसे चलता जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इलिप्स ड्रॉ करते हैं। जो पहला इलिप्स है E1, उसकी इक्वेशन है x²/9 + y²/4 = 1। तो यहाँ पे इस इलिप्स का A3 हो जाएगा, B2 हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा, ये इलिप्स है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसमें ये पॉइंट 3,0 है, ये पॉइंट 0,2 है। अब यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है इस इलिप्स के अंदर। इस इलिप्स के अंदर हमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है। ये रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया वाला होना चाहिए। तो हमें पता है कि हम किसी भी पॉइंट को इलिप्स पे a cos θ b sin θ ले सकते हैं। तो यहाँ A3 cos θ है, A3 है और B2 है। तो ये वाला 3 cos θ -2 sin θ हो जाएगा। सिमिलरली ये पॉइंट -3 cos θ 2 sin θ हो जाएगा, और ये -3 cos θ -2 sin θ हो जाएगा। तो अब इसकी हमें लेंथ मिल जाएगी। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 cos θ ऊपर है, 3 cos θ नीचे है, सॉरी ये लेंथ हो जाएगी 4 sin θ, और इधर 6 cos θ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल R1 वो हो जाएगा 6 cos θ इंटू 4 sin θ। cos θ sin θ sin 2θ में कन्वर्ट करके हम इसको लिख सकते हैं 12 sin 2θ। अब R1 क्या था? रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन E1। तो इसकी लार्जेस्ट एरिया के लिए sin 2θ की मैक्सिमम वैल्यू हम लेंगे जो कि 1 होता है। 12 इंटू 1 इज 12। R1 की लार्जेस्ट एरिया, ये जो R1 है इसका एरिया हमें 12 मिल गया। अब ये sin 2θ 1 कब होगा? जब ये एंगल π/2 होगा, यानी 2θ आपका π/2 होगा, डैट मीन्स θ इक्वल π/4। थीटा जब π/4 होगा तो cos θ sin θ दोनों ही 1/√2 हो गया। तो ये हमें जो पॉइंट मिला वो 3/√2 2/√2 3/√2 2/√2।
अब हमें ये जो इलिप्स था उसके अंदर R1 रेक्टेंगल इंस्क्राइब था, इस रेक्टेंगल के अंदर हमें एक इलिप्स इंस्क्राइब करना है, कुछ ऐसा होगा। तो इसकी यहाँ पे तो ये 3/√2, 0 आ गया और ये पॉइंट 2/√2, 0 आ गया। तो ए और बी की वैल्यू जो नेक्स्ट इलिप्स जो बनेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ E2 की इक्वेशन। E2 के लिए ए जो हो जाएगा, E2 के लिए ए हो जाएगा 3/√2, बी हो जाएगा 2/√2। तो E2 की इक्वेशन जो होगी x² यानी ये 9/2 हो गया, प्लस y² यानी 4/2 हो गया, ये हो गया। अब हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें ये कह रहा है E8 और E9 की इसेंट्रिसिटी बतानी है हमें। तो ऐसे ही इसके अंदर फिर रेक्टेंगल आएगा, फिर उस रेक्टेंगल के अंदर इलिप्स आएगा। तो 8th और 9th इलिप्स जो होंगे उसकी इसेंट्रिसिटी में क्या रिलेशन होगा। तो आपको पता होगा इसेंट्रिसिटी हम इलिप्स का निकालते हैं इस फॉर्मूले से, √1 - b²/a²। तो इलिप्स कोई सा भी हो, बी और ए का रेशियो क्या चेंज हो रहा है। पहले बी और ए का रेशियो 3/2 था, b = 3, a = 2। इलिप्स E1 में b/a 3/2 था। आप E2 में देखिए, a है 3/√2, b है 2/√2, सॉरी ये 2/3 है। अब भी क्या रेशियो आ रहा है, √2 से √2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। E2 में भी b/a ये रेशियो हमारा 2/3 ही आ रहा है। सिमिलरली हम इलिप्स कोई सा भी ले लें उसमें इसेंट्रिसिटी सेम ही होगा, क्योंकि b/a का रेशियो सेम आ रहा है। यानी आपका ऑप्शन जो ये कह रहा है नॉट इक्वल, लेकिन हमारा तो इक्वल आ रहा है। ऑप्शन 1 करेक्ट नहीं है। अब हम लोग ऑप्शन 2 पे आते हैं। ऑप्शन 2 में क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर इन E9, जो 9th इलिप्स होगा उसमें क्या होगा। हमें 9th इलिप्स की बात करनी है और b/a का रेशियो तो हमेशा 2/3 ही होगा, चाहे इलिप्स कोई सा भी ले लें हम। 9th इलिप्स में क्या होगा, फर्स्ट इलिप्स में तो E1 का a जो 3 था और b जो था वो 2 था। E2 में क्या हो गया, वो √2 टाइम्स कम हो गया, a b और b भी √2 से डिवाइड हो गया। E3 में ये √2 का स्क्वायर से डिवाइड होगा, 2/√2 का स्क्वायर। ऐसे हम जाएंगे E9 में, यहाँ 3 है तो पावर 2 आ रहा है, 2 है तो √2 की पावर 1 आ रहा है, AP जैसा है, सॉरी GP जैसा है ये। इसमें E9 3/√2 की पावर 8 और B 2/√2 की पावर 8, ये हो जाएगा। हमें देखना है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर इन E9। आपको पता है इलिप्स में क्या होता है, यहाँ सेंटर है, ओरिजिन, यहाँ फोकस, इनके बीच का ये डिस्टेंस AE होता है। ये डिस्टेंस AE होता है तो हमें A पता है, इसेंट्रिसिटी हम निकाल लें। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स होता है √1 - b²/a², यानी √1 - 4/9 √5/3। ये इसेंट्रिसिटी आ गया। इसे a से मल्टीप्लाई कर दें तो a ही होगा डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द सेंटर। a हमारा 3/√2 की पावर 8 है, इसमें हम √5/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/√2 की पावर 8 इंटू √5/3, ये कैंसिल हो गया। √2 की पावर 8, 2 की पावर 4 यानी 16, ये हमारा आ रहा है √5/16। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, √5/32, तो ये भी ऑप्शन गलत है। √5/32 तो होगा नहीं। ऑप्शन 3 में है n = 1 to ∞ एरिया ऑफ Rn, यानी जितने भी रेक्टेंगल्स इसमें बनेंगे, मैं इसके आगे फिर एक रेक्टेंगल इंसर्ट करूंगा, फिर एक इलिप्स आएगा, फिर उसमें रेक्टेंगल आएगा, तो ऐसे जितने भी रेक्टेंगल्स आएंगे उन सब का एरिया का सम क्या 24 से कम होगा। ये इन्फिनिटी नहीं था, n = 1 to n, मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू है।
तो हमने क्या देखा था, R1 में ये जो लेंथ थी, एरिया जो था वो 24 था, सॉरी ये एरिया 12 था। R1 का एरिया 12 था, R2 का एरिया इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि लेंथ हमेशा √2 टाइम्स कम होती जा रही है, तो लेंथ में भी √2 कम होगा और विड्थ में भी √2 कम होगा। यानी एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ रेक्टेंगल का, √2 ये भी टाइम कम हो जाएगा, हमेशा √2 ये भी कम हो जाएगा, तो टोटल एरिया हाफ हो जाएगा पहले वाले रेक्टेंगल से। तो ये R1 का एरिया 12, R2 का 6, R3 का 3, एरिया हमेशा हाफ होती रहेगी। यानी अगर हम इन्फिनिटी तक चलें, या इन्फिनिटी तक नहीं, ये फाइनाइट एरिया हमें लेना है इसमें, अगर हम इन्फिनिटी तक लें 12 + 6 + 3 + इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म 12 है और कॉमन रेशियो हाफ है। आप जानते हैं एरिया ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी A/1 - R। ए यहाँ 12 है, R यहाँ हाफ है। ये सॉल्व करने पे 24 आ रहा है। 24 तब आ रहा है जब हम सारे इन्फिनिटी तक रेक्टेंगल्स ले लें, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स ले लें, तो उनका सम 24 होगा। यहाँ तो फिर भी हमें फाइनाइट लेना है, तो 24 से तो कम आएगा ही आएगा। यानी हमारा ऑप्शन 3 सही है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन गलत थे, ऑप्शन 3 सही है। हमने इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड किया जो कि 24 आ रहा है। तो फाइनाइट रेक्टेंगल्स अगर हम लेंगे तो 24 से कम होंगे। अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, लेंथ ऑफ लैटस रिक्टम इन E9। लैटस रिक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² A। 2b² A। हमें यहाँ पे E9 की बात करनी है, इलिप्स 9th। इलिप्स 9th में b क्या हो जाएगा, 2/√2⁸ अभी हमने फाइंड किया था, और a हो जाएगा 3/√2⁸, क्योंकि ये हर बार √2 टाइम्स कम होता जा रहा है। स्टार्टिंग में 3 था, फिर 3/√2 था, तो ये जीपी की सीरीज बन रही थी। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, 2 × b² यानी 4/√2⁻16 अपॉन a करना है हमें, a 3/√2⁸। तो ये सॉल्व करने पे 1/6 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन के ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 करेक्ट हैं। आईआईटी हमेशा आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट को ही टेस्ट करती है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट्स काफ़ी यूज हुए। इलिप्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, प्लस सीरीज यूज हो ही गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनफाइनाइट सीरीज। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ये मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एडजॉइंट और इन्वर्स का क्वेश्चन है। सेक्शन 2 के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं कैलकुलेशन वाले, क्योंकि आपको हर ऑप्शंस को देखना होता है इसमें, कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है, कौन सा सही हो सकता है। इसमें पार्शियल मार्किंग भी होती है। अगर चारों जितने भी ऑप्शन सही होने चाहिए, अगर आपने वो टिक किया तो आपको फुल यानी 4 मार्क्स मिलता है। आपने अगर ये किया 2 ही सही किया तो उस हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया है, कोई सा भी इनकरेक्ट ऑप्शन टिक किया है, तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होता है। तो पार्शियल मार्किंग का हमें एडवांटेज भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक मैट्रिक्स M गिवन है, 0 1 A 1 2 3 3 B 1। ये मैट्रिक्स M है। इसका एडजॉइंट हमें गिवन है, एडजॉइंट ऑफ M इक्वल -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। यहाँ ए बी कोई रियल नंबर है और हमें बताना है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एडजॉइंट ऑफ M², इसके डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ M² का डिटर्मिनेंट क्या 81 आएगा। ऑप्शन 2 है a + b क्या 3 होगा। ऑप्शन 3 है एडजॉइंट ऑफ M इनवर्स
एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ एम इस पूरे का इनवर्स इक्वल माइनस एम होगा। और ऑप्शन 4 है m इंटू अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल 1 2 3 है। ऑप्शन 4 यहाँ लिखते हैं m इंटू अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल अगर 1 2 3 है देन अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल 3 होगा। तो ये 4 ऑप्शन से कौन कौन से करेक्ट ये देखना है। तो सबसे पहले तो हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर हम m का एडजॉइंट निकाल रहे हैं तो इसके सारे कोफैक्टर्स, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को निकाल के हम एक मैट्रिक्स बना लें और उसका ट्रांसपोज ही एडजॉइंट होगा। तो खैर मुझे सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मुझे ए और बी फाइंड करना है। तो मैं ऐसे कोफैक्टर्स ले लूँ जिसमें ए और बी आए। जैसे मैं अगर इस ए का कोफैक्टर लूँ तो इसमें बी की टर्म आएगी। ए का कोफैक्टर यहाँ पे आएगा, क्योंकि जब आप कोफैक्टर ए का निकाल के यहाँ रखेंगे फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वो कोफैक्टर यहाँ आएगा। तो ए का कोफैक्टर क्या होगा? b माइनस 6। ए का कोफैक्टर ये होगा b माइनस 6 और ए का कोफैक्टर ट्रांसपोज करने पे एडजॉइंट में यहाँ आएगा -5। डैट मीन्स b इक्वल 1। वैसे ही ए को इन्वॉल्व कराने के लिए हम 3 का कोफैक्टर ले लेते हैं। 3 का कोफैक्टर ये होगा, 3 का कोफैक्टर होगा इस 3 का 3 माइनस 2a और ये कोफैक्टर एडजॉइंट में यहाँ आएगा, क्योंकि आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा। तो 3 माइनस 2a इक्वल -1। यहाँ से a आपका आ गया 2 एंड a प्लस बी हो गया 3। a प्लस बी हो गया 3, यानी हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। तो अब हमारा मैट्रिक्स m मैं रिवाइज करके लिख दूँ। ऑप्शन 2 तो हमें पता चल गया सही है। मैट्रिक्स m इज 0 1, a हमारा 2 है, 1 2 3, 3b1 3 1 1। एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है। इसके लिए कुछ लोग m का एडजॉइंट निकाल तो दिया ही हुआ है, m का स्क्वायर का फिर एडजॉइंट निकालेंगे तो ये काफ़ी टफ हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा, काफ़ी बेसिक सा एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ m का डिटर्मिनेंट ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर n माइनस 1। व्हाट इज n हियर? n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ 3 इंटू 3 है, तो एडजॉइंट ऑफ m होगा डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 2। एडजॉइंट ऑफ m होगा मैट्रिक्स m का डिटर्मिनेंट और उसका स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे हमें पूछ रहा है m का स्क्वायर, अगर मैं यहाँ m का स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर ये 2 इंटू 2 4, यानी मैं मैट्रिक्स m का डिटर्मिनेंट निकाल लूँ उसका पावर 4 कर दूँ। तो m का मैट्रिक्स हमें यहाँ पता है ही, डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या हो जाएगा? 0 से तो कैंसिल ही हो जाएगा। 1 माइनस 3 1 माइनस 9 माइनस 8 8 माइनस 10, तो ये आ जाएगा -2। मैट्रिक्स m का डिटर्मिनेंट वैल्यू -2 आ रही है, तो -2 की पावर 4, ये तो 16 आ गया। ऑप्शन 1 कह रहा है 81, लेकिन हमारा आंसर 16 आया, तो ये तो गलत है। ऑप्शन ए चेक करना काफ़ी सिंपल था अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकें तो। अब ऑप्शन 3 है एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स। हाँ, एक चीज नोट कर लीजिए अलग से, डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू -2 आई है, ये आगे काम आएगा। एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ m का होल इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ m का होल इनवर्स दोनों एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप इनवर्स कोई एडजॉइंट की प्रॉपर्टी होती है, बाहर भी ले सकते हैं अंदर भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये ट्वाइस हो गया। फिर एडजॉइंट ऑफ इनवर्स होता क्या है? हमें पता है m इनवर्स जो मैट्रिक्स है
वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट ऑफ m। ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी में पढ़ी होगी आपने। m इनवर्स इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट ऑफ m। अगर यहाँ मैं इन्वर्स कर दूँ, यहाँ मैं अगर इन्वर्स ले लूँ तो इस इन्वर्स का इन्वर्स हो जाएगा, यहाँ मैट्रिक्स m का भी इन्वर्स होगा। तो m इन्वर्स का इन्वर्स m, डिटर्मिनेंट ऑफ m -2 है तो इसके इन्वर्स का डिटर्मिनेंट इसका रेसिप्रोकल यानी -1/2, 1 अपॉन -1/2 और एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स। हमें क्या फाइंड करना है? एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स इंटू 2। m इक्वल आ गया -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, ये -m हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ गई -m और वहाँ भी -m था, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। अभी तक ऑप्शन ए गलत हुआ है, सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन 3 में कंडीशन गिवन है कि मैट्रिक्स m को जब अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 आ रहा है, तो क्या अल्फा बीटा गामा में ये रिलेशन पॉसिबल है? तो अगर हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। m इंटू अल्फा बीटा गामा, डैट मीन्स अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू m इनवर्स 1 2 3। हम क्या जानते हैं? m इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो एडजॉइंट ऑफ m हमें गिवन है ही, और m का ये मैंने निकाल रखा है -2, तो 1/-2 ये -1 1 -1 8 -6 2, ये गिवन था एडजॉइंट ऑफ m, -5 3 -1 इंटू 1 2 3। इसको सिंपली सॉल्व कर देना है, हमें अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा। आप सॉल्व करेंगे आपको अल्फा 1 मिलेगा, बीटा -1 मिलेगा, गामा 1 मिलेगा। अब हमें अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा क्या हो रहा है? 1 + 1 + 1 दैट इज 3। दैट मीन्स ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसके सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 3 ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल था, टाइम टेकिंग तो होगा ही क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट इसमें यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, सीक्वेंस, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक सब यूज है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा एंड बीटा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x² - x -1 = 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, ये क्वेश्चन में गिवन है। रूट्स आर अल्फा बीटा एंड अल्फा ग्रेटर देन बीटा, ये भी गिवन है कि अल्फा बीटा से ग्रेटर है। 2 रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, इसमें अल्फा ग्रेटर है बीटा से। एंड हमें an गिवन है, an इक्वल अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और ऐसा फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल 1। इसके अलावा जो हमें दिया है वो है एक bn इक्वल है an - 1 प्लस an + 1 n ग्रेटर इक्वल 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और b1 = 1 है, इसमें ये गिवन है कि b1 = 1 है। अब हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 आपको चेक करना a1 + a2 + a3 अप टू an, क्या ये इसके इक्वल हो सकता है? an + 2 - 1। ऑप्शन नंबर 2 bn इक्वल अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, n ग्रेटर इक्वल 1 के लिए। ऑप्शन 3 सिग्मा bn अपॉन 10 की पावर n, n = 1 to ∞ इक्वल 8/89।
एंड ऑप्शन 4 an अपॉन 10 की पावर n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 10 अपॉन 89। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो आप सम ऑफ रूट्स अगर निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा 1 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 हो जाएगा। और अगर हम रूट्स निकालें तो अल्फ़ा हो जाएगा 1 प्लस रूट 5/2, बीटा हो जाएगा 1 माइनस रूट 5/2। अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है, इसलिए प्लस वाले साइन को मैंने ग्रेटर अल्फ़ा लिया है ताकि अल्फ़ा की वैल्यू ज़्यादा है। अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा गिवन था, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें इक्वेशन से मिलेगी। अब हम ऑप्शन 1 पे आते हैं। ऑप्शन 1 में हमें बताना a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट an, ये सम क्या होगा। तो a1 के लिए आपको यहाँ पे n की जगह 1 पुट करेंगे, a2 के लिए वहाँ n इक्वल 2 पुट करेंगे, a3 के लिए n इक्वल 3 पुट करेंगे। तो 1/अल्फ़ा माइनस बीटा तो सब में ही कॉमन आएगा। 1 जब आपने पुट किया तो अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ऐसे करके ये अल्फ़ा एन माइनस बीटा एन हो जाएगा। वन बाय अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, अप टू अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अप टू बीटा की पावर n। ये दोनों ही ज्योमेट्रिक सीरीज है और n टर्म्स तक की सीरीज है। फर्स्ट टर्म अल्फ़ा है और कॉमन रेशियो भी अल्फ़ा है, उसमें वैसे ही बीटा और बीटा ही है फर्स्ट टर्म और वो। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा की पावर n-1 अपॉन अल्फ़ा -1 माइनस बीटा इंटू बीटा की पावर n-1 अपॉन बीटा -1, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा हमें इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा इसको फाइंड करने के लिए, कुछ रिलेशन यहाँ से मिल जाए। जैसे यहाँ से हमारे पास रिलेशन है अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा -1 इक्वल 0। तो अल्फ़ा स्क्वायर -1 हो गया, अल्फ़ा -1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1, माइनस अल्फ़ा उधर चला गया, तो अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा -1। सिमिलरली बीटा प्लस 1 इक्वल हो जाएगा बीटा अपॉन बीटा -1। तो यहाँ आप देख सकते हैं अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा -1 है, तो इसकी जगह मैं ये अल्फ़ा प्लस 1 लिख सकता हूँ। फिर अल्फ़ा प्लस 1 को भी हम कुछ लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखिए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा -1 है, तो यहाँ से अगर अल्फ़ा प्लस 1 इधर चला जाएगा तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस पूरे को, इस अल्फ़ा प्लस 1 को मैं अल्फ़ा स्क्वायर लिख सकता हूँ, बीटा प्लस 1 को मैं बीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। यानी पूरा जो अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा -1 है ये आपका अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। यानी हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, वो अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा की पावर n-1। सिमिलरली उधर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा की पावर n-1। अब इसको सॉल्व कीजिए आगे। 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा की पावर n+2, यहाँ से बीटा की पावर n+2 माइनस इसको साथ में ले लेते हैं, माइनस बीटा की पावर n+2 और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इक्वेशन ये था x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल 0। इससे अल्फ़ा प्लस बीटा 1 आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा -1 आता है। इसे हम सेपरेट कर देते हैं, अल्फ़ा की पावर n+2 माइनस बीटा की पावर n+2 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा से बचेगा। आपको क्या गिवन था, an इक्वल अल्फ़ा n माइनस बीटा n अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ पे n+2 आ रहा है, अल्फ़ा n+2 माइनस बीटा n+2,
यानी मैं उसकी जगह n की जगह n+2 पुट कर दूं तो ये n+2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 है तो ये -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 यही था, मिट चुका है। हाँ, an+2 -1 था, यानी हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन में है bn इक्वल अल्फा n प्लस बीटा n, ये हमें बताना है ये सही है गलत। bn इक्वल अल्फा n प्लस बीटा n, bn वैसे दिया क्या हुआ है, bn हमें गिवन है an-1 प्लस an+1, ये हमें गिवन है। मैं फिर से इसी को यूज करूंगा, an इक्वल अल्फा n माइनस बीटा n अपन अल्फा माइनस बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा n-1 माइनस बीटा n-1, और अल्फा माइनस बीटा तो खैर दोनों में ही आएगा, अल्फा n+1 माइनस बीटा n+1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये चीज़ आया। आप इन दोनों से अल्फा n-1 कॉमन लेंगे तो ये इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बचेगा। सिमिलरली माइनस बीटा n-1 कॉमन लेंगे, यहाँ 1 प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास जो इक्वेशन था ये इक्वेशन है x² माइनस x माइनस 1 इक्वल 0, यहाँ से अल्फा स्क्वायर इक्वल अल्फा प्लस 1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल अल्फा प्लस 2, तो यहाँ मैं अल्फा n-1 इंटू अल्फा प्लस 2 माइनस बीटा n-1 इंटू बीटा प्लस 2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। एक चीज़ और हमने फाइंड किया था, अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, अल्फा इक्वल है 1 प्लस √5/2, बीटा है 1 माइनस √5/2, और हमें क्या निकालना है अल्फा प्लस 2। अगर मैं यहाँ 2 ऐड कर दूँ, अल्फा प्लस 2 ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा √5 इंटू √5 प्लस 1/2। वैसे ही बीटा प्लस 2 ये हो जाएगा √5 इंटू √5 माइनस 1/2। अब √5 प्लस 1/2 तो अल्फा ही है, तो ये हो जाएगा √5 अल्फा, और ये माइनस बीटा हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो चुका है, तो बीटा प्लस 2 इक्वल हो जाएगा माइनस √5 बीटा। अब ये वैल्यू मैं अल्फा प्लस 2 की जगह √5 अल्फा रखूंगा और बीटा प्लस 2 के प्लेस पे माइनस √5 बीटा रखूंगा। अल्फा n+1 इंटू √5 अल्फा माइनस बीटा n-1 इंटू माइनस √5 बीटा। ओके, एक चीज़ और, डिवाइड में अल्फा माइनस बीटा है, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, अल्फा माइनस बीटा निकालें तो आपको मिलेगा √5, तो यहाँ भी मैं √5 लिख सकता हूँ। अब ये √5 तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस भी हो रहा है, यानी हमें मिला अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ऑप्शन 2 मैंने bn को सॉल्व किया, bn की वैल्यू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n आई, यानी ऑप्शन 2 भी इसका करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट था, सेकंड भी इसका सही है। अब हम ऑप्शन 3 पे आते हैं। हर एक ऑप्शन को आपको देखना होगा, ये मल्टीपल करेक्ट है और यही चैलेंजिंग होता है IIT JEE का सबसे ज़्यादा। बाकी 2 वीडियो जो आपने देखे होंगे उससे आपको आइडिया मिला होगा कि फर्स्ट पार्ट सेक्शन 1 जो कि सिंगल करेक्ट था वो काफ़ी सिंपल था, सिंपल टू मॉडरेट कह सकते हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं थे। पार्ट C भी सिंपल टू मॉडरेट था, और पार्ट B में क्वेश्चंस मल्टीपल कॉन्सेप्ट के भी हैं, लेंदी हैं, आपको हर एक ऑप्शन देखना पड़ रहा है। तो हम अब ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3 में हमें चेक करना है सिग्मा bn अपॉन 10 की पावर n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी। हमने ये तो चेक कर ही लिया कि ऑप्शन 2 हमारा सही है, तो हम उसी का यूज कर लेंगे इसमें। bn क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 10 की पावर n प्लस बीटा बाई 10 की पावर n, n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी।
ये कहाँ से आया? ऑप्शन 2 से। bn है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और इसमें 10 की पावर n डिवाइड हो रहा है, तो ये चीज़ तो हो ही जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट जीपी हो गई, n को 1 रखेंगे तो आपको अल्फा बाई 10 मिलेगा, कॉमन रेशियो भी अल्फा बाई 10 मिलेगा। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, फिर से कॉन्सेप्ट यूज हो गया, यानी ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 10 प्लस बीटा अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस बीटा बाई 10। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये आ रहा है अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम वगैरह लेके, तो ये 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन एलसीएम था, इसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 माइनस 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 है, तो अब वो वैल्यू रखेंगे तो 12 अपॉन 89 आएगा, 12 अपॉन 89 आएगा, जबकि ये कह रहे हैं 8 बाई 89। सो ऑप्शन 3 हमारा गलत हो गया। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 में क्या चेक करना है, या जैसे मैंने bn अपॉन 10 की पावर n चेक किया, अब हमें an अपॉन 10 की पावर n चेक करना है। an अपॉन 10 की पावर n इक्वल 10 बाई 89 आता है या नहीं, ये चेक करना है। और an मैं क्या लूँगा, वो अल्फा n माइनस बीटा की पावर n अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और bn में क्या था, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। डिफरेंस क्या है, मैं सेम वही चीज़ यूज कर लूँगा, एक तो 1 बाई अल्फा माइनस बीटा कॉमन रहेगा ही, बस वहाँ पे माइनस का प्लस का साइन था, माइनस का साइन है, खैर कर ही लेते हैं इसको। अल्फा बाई 10 की पावर n माइनस बीटा बाई 10 की पावर n, और n हमारा क्या है, 1 टू इन्फिनिटी, दोनों ही इनफाइनाइट जीपी हैं। 1 बाई अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 10, तो क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, बाहर तो 1 बाई अल्फा माइनस बीटा है ही, 10 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा इसमें, नीचे आएगा 100 माइनस अल्फा प्लस बीटा 10 टाइम्स 100 माइनस 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो कैंसिल हो ही गया, और नीचे हमारा 89 आया ही था, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 89 विच इज ऑप्शन 4। तो इसके करेक्ट ऑप्शंस थे 1, 2 एंड 4। ऑप्शन 3 बस गलत था, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शन का क्वेश्चन है, और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का उसमें कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है हमें, एफ एक्स इक्वल, क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 फॉर x लेस देन 0। ये पीस वाइज फंक्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 x 0 to 1 2/3 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8/3 फॉर x ग्रेटर इक्वल 1 लेस देन 3 एंड x माइनस 2 ln x माइनस 2 ln यानी बेस लॉग e माइनस एक्स प्लस 10/3
फॉर एक्स ग्रेटर इक्वल 3। नाउ सी, हाँ ऑप्शन तो लिखना, ऑप्शन है इसके f इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग, INCN इंक्रीजिंग on minus infinity to 0, f is on to ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 है f डैश, f की बात नहीं कर रहा है, f डैश यानी f का डेरिवेटिव, हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल 1, f डैश x हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल 1, एंड ऑप्शन 4 है f डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल, f डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। तो इन चार में से कौन सा सही है? देखिए इसके कुछ ऑप्शन 2 को मैं पहले चेक करता हूँ। इसमें एक वर्ड है ऑन टू। फंक्शन ऑन टू तभी होता है जब उसका रेंज और कोडोमेन दोनों ही इक्वल हो। रेंज, ये फंक्शन डिफाइन है R2R, ये क्वेश्चन में गिवन है। R2R का मतलब इसका रेंज तो R हो गया, सॉरी कोडोमेन R हो गया। इसका कोडोमेन, ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, तो इस फंक्शन का कोडोमेन R है, हमें रेंज बताना है। तो आप लास्ट में देखिए x ग्रेटर देन 3 में log x माइनस 2 है। log की रेंज हमेशा R होती है, पूरी रियल नंबर को वो कवर करता है। ये log है, सॉरी एक्स वाई एक्सिस है, log का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यानी कि y पूरा नीचे तक कवर करेगा, यानी पूरा नेगेटिव y को कवर करेगा। x एक्सिस को 0 पे कट कर रहा है, यानी 0 भी इसमें इंक्लूड हो रहा है, और फिर ये ऊपर जा रहा है, यानी सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी ले रहा है, नेगेटिव वैल्यू भी ले रहा है, 0 भी ले रहा है। कुल मिला के log फंक्शन पूरे रियल नंबर को कवर कर रहा है। डैट मीन्स इसका रेंज R है ड्यू टू दिस। और तो मैं कुछ देखूंगा नहीं, तब भी हमें पता चल रहा है कि f तो ऑन टू है, यानी ऑप्शन 2 आपका करेक्ट है। अब 1 बाय 1 बाकी सारे ऑप्शन देखते हैं। f इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 0, यानी x लेस देन 0 वाला जो फंक्शन है इसमें वो क्या इंक्रीज कर रहा है, x लेस देन 0, यानी ये। इस फंक्शन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि कुछ कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट x प्लस 1/1 की पावर 5 का एक्सपेंशन लग रहा है मुझे। x लेस देन 0 के लिए जो fx है ये x प्लस 1 की पावर 5 होता है, नहीं होता अगर यहाँ पे 5x होता। अगर यहाँ पे 5x होता तो ये x प्लस 1 की पावर 5 हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ बना सकते हैं x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 2x, 3x है, 2x ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो fx निकल गया। अब आपको पता है फंक्शन इंक्रीज तभी करता है जब उसका डेरिवेटिव यानी f डैश हमेशा पॉजिटिव हो। तो मैं इसका f डैश निकालता हूँ, f डैश x इक्वल 5 टाइम्स x प्लस 1 की पावर 4 माइनस 2। ओके, अब हम इसमें वैल्यू वही रखेंगे, x लेस देन 0 वाली ही वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ये ग्राफ डिफाइंड, ये जो फंक्शन है x लेस देन 0 के लिए है। तो अगर मैंने इसमें x इक्वल माइनस 1 रख दिया, x इक्वल माइनस 1 रख दिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा। f डैश मेरा माइनस 2 आ जाएगा विच इज लेस देन 0। तो इंक्रीज कहाँ किया, f डैश को तो पॉजिटिव होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यानी f इंक्रीजिंग जो कह रहा है ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड सही है। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड में आपको f डैश की मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है कि f डैश कहाँ मैक्सिमम होगा। क्या है 1 पे मैक्सिमम है, f की बात नहीं हो रही है, f डैश की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग इससे f डैश निकालते हैं, पीस वाइज ही निकलेगा। पहले इसे तो हमने ये मान ही लिया है कि ये x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 2x है, तो f डैश हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 4 माइनस 2 फॉर x लेस देन 0। काफ़ी कूल होकर आपको क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन लेंदी जरूर है लेकिन बहुत हाई कॉन्सेप्ट यूज में नहीं हो रहा है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी है लेकिन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, तो काफ़ी कूल होकर करना है इनको। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज 2x माइनस 1, x 0 to 1,
एंड 1 2 3 के लिए ये 2x² माइनस 8x प्लस 7, इसको आप प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस ln x माइनस 2 माइनस 1 आएगा। तो 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया। ये फॉर x ग्रेटर x1 2 3 एंड दिस वन इज फॉर x ग्रेटर इक्वल 3। मैं एफ डैश को g मान लेता हूँ, एक दूसरा फंक्शन g, यानी एफ डैश की जगह g हो गया, यानी g कब मैक्सिमम है हमें ये चेक करना है। अच्छा एक चीज़ और इसमें, क्या एफ डैश डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल 1? चलिए पहले मैक्सिमम ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई भी फंक्शन मैक्सिमम तभी होता है या मिनिमम तभी होता है जब उसका डेरिवेटिव जीरो हो, ज़्यादातर लोकल मैक्सिमम मिनिमम की अगर हम बात करें तो। और अगर पीस वाइज है तो इनके इन पॉइंट्स पे भी हमें देखना होता है जहाँ भी वो ब्रेक हो रहा है। तो हमें जी को चेक करना है कब मैक्सिमम है, तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होगा, जी डैश जो कि एफ डबल डैश है। अब आपको इसको भी चेक करना होगा कि ये कब, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। पीस वाइज जो होगा ये 20 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, ये आ गया 2, यहाँ आ गया 4x माइनस 8 और ये आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ये कब है? व्हेन x लेस देन 0, दिस इज फॉर 0 to 1 एंड दिस वन 1 to 2, ये 1 to 3 है, सॉरी 1 to 3, ये फॉर ग्रेटर देन 3। चलिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि एफ डैश की भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दी है, तो एफ डैश का डिफरेंशिएशन ही है ये, एफ डबल डैश यानी एफ डैश का डबल डिफरेंशिएशन। तो आप चाहें तो पहले एट एक्स इक्वल 1 ही चेक कर लीजिए। अगर एक्स इक्वल 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गया तो वो डिफरेंशिएबल होगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लेस देन 1 में आप पुट करके देखिए, x इक्वल 1 तो ये माइनस 4 आएगा, सॉरी x इक्वल लेस देन 1 के लिए 2 है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव माइनस 4 है, तो ये वैल्यू इक्वल आई नहीं, यानी एफ डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x। इन्होंने देखिए वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉट डिफरेंशिएबल लिखा है, तो नॉट डिफरेंशिएबल ही तो आ रहा है हमारा। कुछ लोग स्टूडेंट ये चीज़ नॉट और इन फॉल्स लिखा होता है तो इस बात को ध्यान नहीं दे पाते, नॉट करेक्ट होता है और नॉट वर्ड को इग्नोर कर देते हैं। तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नेगेटिव साइन, वर्ड लाइक नॉट, इनकरेक्ट। तो ये एफ डैश इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1, ये हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। अब हमें एफ डैश क्या लोकल मैक्सिमम x इक्वल 1 पे आएगा। अब देख लीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, ये 0 हो रहा है -1 पे, -1 पे 0 हो जाएगा, ये तो कभी 0 नहीं होगा। फिर भी हमें 0 को भी एक क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करना होगा, 1 को भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, वहाँ टर्निंग पॉइंट आ रहा है। x इक्वल 2 पे ये 0 हो जाएगा, x इक्वल 2। अब हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। साइन कन्वेंशन ऑफ g डैश, साइन कन्वेंशन ऑफ f डबल डैश, साइन कन्वेंशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f डैश, क्योंकि हमें f डैश की मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है, यानी हमें f डैश का जो डेरिवेटिव है दैट इज g डैश, उसका हम साइन कन्वेंशन चेक करेंगे। दिस इज द नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी है, यहाँ 3 क्योंकि ग्रेटर देन 3, और इस बीच में हमें इस इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट 2 मिला है, तो यहाँ भी हमें लेना होगा। 1 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, टर्निंग पॉइंट है, यानी 1 भी लेंगे हम। ये 0 पे हो रहा है, लेस देन 0 में एक -1 क्रिटिकल पॉइंट है, यानी वहाँ भी लेंगे। अब आपको देखना है, इधर से आप देखिए, ग्रेटर देन 3 वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। 2 से 3 आप कुछ भी रख के देख लीजिए, 2.5 रख लीजिए, ये पॉजिटिव आएगा। 1 से 2 के बीच में नेगेटिव आएगा। 0 से 1 में तो ये 2 है, ये तो कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव होगा। -1 से 0 में जैसे आपने -½ रखा तो ये पॉजिटिव आ गया, फिर इधर ये नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब हम इधर से देखते हैं लेफ्ट टू राइट। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा वो होता है जहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव आए, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे
ग्राफ मतलब वैल्यू पॉजिटिव से नहीं, साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज कैसे हो रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये 1 पे हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको हम मिनिमा कह सकते हैं। ये 1 पे पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, बाकी फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ तो साइन ही चेंज नहीं हुआ। यानी 1 पे साइन प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, दैट मीन्स एफ डैश है लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल 1 इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आपको 3 बैग दे दिए हैं, B1 B2 B3। ये 3 बैग्स हैं, इन बैग्स में बॉल्स रखे हुए हैं। बैग 1 इसमें 5 रेड और 5 ही ग्रीन बॉल हैं। बैग 2 में 3 रेड एंड 5 ग्रीन है। बैग 3 में 5 रेड प्लस 3 ग्रीन है। अब क्या करना है? कोई रैंडमली एक बैग सेलेक्ट करना है, फिर उस बैग से रैंडमली एक बॉल निकालना है। यही करते हैं हम प्रोबेबिलिटी में। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग 1 बैग 2, मतलब कोई भी आदमी बैग 1 निकालेगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये सब आपको गिवन है। बैग 1 की प्रोबेबिलिटी 3/10 है, बैग 2 की भी 3/10 है, बैग 3 की 4/10 है, 4/10 है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 1 है प्रोबेबिलिटी दैट चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सिलेक्टेड बैग इज B3। ऑप्शन 1 है प्रोबेबिलिटी दैट चूजन बॉल इज ग्रीन, यानी जो हमने बॉल सेलेक्ट किया है वो ग्रीन हो। चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट selected bag is B3, selected bag is B3 equals 3/8, equals 3/8। एंड सेकेंड ऑप्शन है probability that selected bag, अब पहले बैग की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। selected bag is B3 if chosen ball is green, ये हमें पता है कि ग्रीन हमने चूज किया है, चूजन बॉल ग्रीन, ये प्रोबेबिलिटी इक्वल्स 3/10 है। और ऑप्शन 3 भी सेम है, शायद मैंने गलत नोट कर लिया होगा। ऑप्शन 3 भी कुछ यही लिखा हुआ है मेरे पास अभी। ऑप्शन 4 है सिलेक्शन ऑफ टोटल सिलेक्शन, टोटल प्रोबेबिलिटी that selected ball is green equals 39/80, 39/80। ये मैं बोनस क्वेश्चन मानता हूँ IIT की ओर से आपके लिए, क्योंकि काफ़ी सिंपल है। पहला ऑप्शन प्रोबेबिलिटी दैट चूजन बॉल इज ग्रीन, चूजन बॉल इज ग्रीन, probability that chosen ball is green given that selected bag is B3 equals 3/8। यानी आपको G/B3 फाइंड आउट करना है, G/B3। सिलेक्टेड बैग इज B3 हमें पता है, यानी B3 से हमें ग्रीन की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है।
तो ये क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, टोटल बॉल्स 8 हैं, ग्रीन बॉल 3 है, तो ऑप्शन ये 1 तो सही हो गया। ऑप्शन 2, प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड बैग इज B3 इफ चूजन बॉल इज ग्रीन इक्वल्स 3/10। इसमें आपको बताना है B3/G, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3/G, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, यानी बॉल का पता है, बैग का नहीं पता, वो बताना है हमें। तो ये तो क्वेश्चन बेस थ्योरम का हो गया। इसे हम कैसे निकालते हैं, PB3/PG/B3 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, जो ऑप्शन 4 पूछ रहा है वही है ये, टोटल प्रोबेबिलिटी PBI इंटू PG/BI। बेस थ्योरम के लास्ट में जो होता है, बेस थ्योरम के जो रेसिप्रोकल में होता है, डिनोमिनेटर में, वो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। तो B3 की प्रोबेबिलिटी हमें 4/10 गिवन है, और G/B3 वो तो 3/8 है ही, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी का सम। B1 का हमें 3/10 गिवन है, B1 से ग्रीन का 5/10 हो जाएगा, प्लस B2 की प्रोबेबिलिटी भी 3/10 है, 3/10, इससे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 5/8 आ रही है, और B3 वाला तो ये है ही 4/10 इंटू 3/8। अब बस कैलकुलेशन है, तो ये वैल्यू कुछ और आएगी, ये गलत है, ये भी गलत है, और आप डिनोमिनेटर सॉल्व करके देखेंगे तो आपका 39/80 आएगा। यानी हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट और 4 करेक्ट है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट, मतलब एनसीईआरटी टाइप का है, बुक से तो आईटी देती नहीं है जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, तो एग्जाम में ये चीज़ ध्यान रखना होता है कि हमें हमें क्वेश्चन सेलेक्ट कौन सा करना है, कौन कौन से क्वेश्चन हमें पहले करने हैं, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हम क्वेश्चन कौन सा करें। जैसे ये क्वेश्चन करने लायक था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। क्वेश्चन नंबर 7, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। क्वेश्चन नंबर 7, एक इन अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, इन अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, ये कीवर्ड हो गया। अब पहली ही नज़र में आपको इस बात पे बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि नॉन राइट एंगल ट्राइंगल PQR की बात हो रही है, यानी कि ट्राइंगल 90 डिग्रीज में कोई एंगल नहीं है। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल PQR, इसमें PQR डिनोट्स द PQR स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r denotes the sides opposite side length opposite to vertices। काफ़ी सिंपल सी चीज़ें तो सभी जानते हैं, अपोजिट टू वर्टिसेज PQR। अब आपको इसमें दिया हुआ है मीडियन फ्रॉम R meets the side PQ at S। R से हमने PQ पे मीडियन ड्रॉ किया है, वो S पे इसको मीट कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम P मीट्स QR, जो अपोजिट साइड है उसका, QR एट E, एंड RS जो मीडियन था, एंड ये जो परपेंडिकुलर है PE। RS एंड PE इंटरसेक्ट एट O, ये O पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपको ये भी गिवन है कि P जो है लेंथ वो √3 है,
Q इक्वल 1 है एंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ पी क्यू आर, जो ट्राइंगल है उसका रेडियस, सर्कम सर्कल का जो रेडियस है वो 1 गिवन है। देन ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। देन आर एस इक्वल √7/2, ओ इक्वल 1/6, ऑप्शन 3 आर यानी इन रेडियस, जो ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनता है उसका रेडियस, ये √3/2 इंटू 2 माइनस √3 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल SOE इक्वल √3/12। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले डायग्राम बनाना होगा। एक ट्राइंगल है PQR, ये ट्राइंगल है PQR, ट्राइंगल है PQR। इसमें क्या क्या गिवन है हमें, P तो इसकी लेंथ है जो कि हमें गिवन भी है, P इक्वल हमें क्या गिवन है, लेंथ √3, P इक्वल √3 और इसकी लेंथ है Q, ये है 1। और आपको एक ये इससे मीडियन आपने ड्रॉ किया RS, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PE और ये मीट कर रहा है O पे। हमें इसमें एक चीज़ और गिवन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल इज 1, R इक्वल 1। तो पहले यही कर लेते हैं। अगर मैं साइन फॉर्मूला यूज करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, तो ये P अपॉन साइन P यानी √3 अपॉन साइन P इक्वल Q अपॉन साइन Q यानी 1 अपॉन साइन Q इक्वल 2R होता है। 2R मीन्स 2 क्योंकि R 1 है। यहाँ से आपका साइन P आ गया √3/2, साइन Q आ गया 1/2। अगर साइन थीटा √3/2 है तो P या तो 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री। ट्राइंगल है, 180 से ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते एंगल को। वैसे ही ये 1/2 है तो Q 30 डिग्री या 150 डिग्री। अब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है PQ का, 60-30, 120-30, 60-150 और 120-150। ट्राइंगल के सारे कोण का एंगल 180 होता है, ये सब जानते हैं। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। प्लस ऑप्शन ये फर्स्ट वाले देखिए, 60 + 30 इज 90। अगर इन दोनों का सम 90 हो गया तो थर्ड एंगल भी 90 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पहले ही कहा है नॉन राइट, यानी ये भी नहीं होगा। यानी हमारा P तो 120 होगा, Q हमारा 30 होगा, 120 + 30 150, तो R भी हमारा 30 होगा। यानी इसमें आपका ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। यानी ये भी लेंथ जो PQ जो हमारी साइड है, इसकी भी लेंथ ये R से डिनोट किया इसे, ये 1 हो गया। ठीक है, अगर इसको R से डिनोट किया तो इन रेडियस से, ये कंफ्यूज नहीं हो जाए, ये गिवन होगा इन रेडियस। ओके, तो हमें तीनों साइड की लेंथ मिल गई। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमेशा मिड पॉइंट पे, इसका जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम वर्टेक्स टू द बेस, वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये √3/2 हो जाएगा, ये भी √3/2 हो जाएगा। डायग्राम पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। ये √3/2 अगर मैं इसको y एक्सिस ले लूँ, इसको ओरिजिन ले लूँ तो ये 0,0, इसको x एक्सिस, तो ये R जो पॉइंट है ये √3,0, ये पॉइंट हमारा √3/2,0 और यहाँ √3/2 तो आएगा ही। y जो हाइट है ये हमें नहीं पता। हमें हमारा पहला क्वेश्चन है RS की लेंथ बताना है।
चलो हम लोग पहले ओ ई निकाल लेते हैं। ये भी मीडियन हो गया, ये भी मीडियन हो गया, क्योंकि ये भी तो मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ये 2:1 में हमेशा डिवाइड करता है। तो पूरी लेंथ निकाल लेंगे तो इसका ये 1/3 हो जाएगा। तो पूरी लेंथ आप देख रहे हैं ये 1 है, ये √3/2 है। तो ये पूरा जो हमारा PE है, इसका जो y है वो हो जाएगा √1² - √3/2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 1/2। ये जब पूरा 1/2 है तो ये तो 1/3 था, तो 1/2 का 1/3 यानी 1/6 हो गया। तो ऑप्शन 2 तो हमारा सही हो गया, 1/6 इसका आंसर होगा। अब RS निकालने के लिए हमें ये y भी मिल गया है। y हमारा 1/2 है, ये हमारा मिड पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये मिड पॉइंट है, तो ये √3/4, 1/4 और हमें ये दिया हुआ है √3, 0। तो आपको RS आसानी से √7/2 मिल जाएगा, √7/2। ये ऑप्शन करेक्ट है, √7/2। अब हम इन रेडियस की बात करते हैं। इन रेडियस के लिए दो चीज़ें होती है, R = δ/s। डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, S सेमी पेरीमीटर होता है। तो जब आप δ/s करेंगे, डेल्टा निकालने के लिए इसमें तरीका ये है कि बेस हमें पता है √3, हाफ बेस इंटू हाई √3, और जो हमने y निकाला था 1/2 अपॉन s, यानी इन तीनों साइड का सम उसका हाफ। तो 1 + 1 2, 2 + √3 अपॉन 2। ये सॉल्व कीजिए, √3/4 √3/2 इंटू 2 + √3, ये डिनोमिनेटर में है। इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 - √3 ऊपर आ ही जाएगा, और ये a² - b² से 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट है। अब दिक्कत ट्राइंगल SOE को ही निकालने में आता है कि वो सही है या नहीं। उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सहारा लिया, और एक RS के लिए। SOE ये ट्राइंगल की बात हो रही है, SOE इस ट्राइंगल की, इसका एक वर्टिसेज √3/4 1/4 है। ये OE की लेंथ 1/6 है, तो ये √3/2, 1/6 हो जाएगा, और ये हमें पता है ही। तो हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेज मिल गए। तो ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। x1 y1 x2 y2 x3 y3 वर्टिसेज होते हैं। तो एक तो 0 0 है, तो ये हो जाएगा हाफ 0 0 1। दूसरा s है √3/4 1/4, √3/4 1/4 1, और एक है E, सॉरी ओरिजिन तो था ही नहीं, SOE इसकी बात हो रही है, सॉरी। O हमारा है √3/2 1/6, √3/2 1/6, और E हमारा है √3/2 0 1। तो ये √3/48 आता है या 24 आता है, सॉल्व करने पे ये गलत आएगा। तो इसके 1 2 3 ऑप्शंस करेक्ट है। तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज कर लिया है इसमें मैंने। दो पार्ट इजीली हो गए उससे, RS और ट्राइंगल SOE, और बाकी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी था। अब इस पेपर 1 2019 का लास्ट क्वेश्चन है, पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन A का। ये 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। अभी तक आपने ये देखा होगा कि कॉन्सेप्ट्स तो काफ़ी सिंपल यूज हो रहे हैं, बस मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। तो काफ़ी कूल होके हर एक चीज़ जो भी पूछ रहा है वो आप करते जाइए, आंसर आपको मिलेगा। काफ़ी पेशेंस लेके करना है और सिंपल वे में सोचना है क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 लाइन की इक्वेशन गिवन है। L1 फर्स्ट लाइन, ये गिवन है i कैप प्लस लैम्डा माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सेकेंड लाइन है L2, सब में R इक्वल तो होता ही है, R इक्वल म्यू। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप।
एंड थर्ड लाइन इज L, थर्ड लाइन की क्वेश्चन गिवन नहीं है। L3 एक थर्ड लाइन है जो दोनों के ही परपेंडिकुलर है, L1 के भी और L2 के भी। L3 इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 एंड कट्स बोथ ऑफ देम। दोनों ही लाइन को इंटरसेक्ट करता है और दोनों ही लाइन के परपेंडिकुलर भी है। आपके ऑप्शन से L3 की इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी है, उसके लिए ऑप्शन जो है R इक्वल 2/9 इंटू 2i माइनस जे माइनस 2k कैप प्लस टी वही है, जैसे लैम्डा पैरामीटर है, इसका म्यू पैरामीटर है, इसमें टी ले लिया। यह इंटू 2i प्लस 2j माइनस के। सेकेंड ऑप्शन है R इक्वल 2/9 4i प्लस j प्लस के प्लस टी इंटू 2i प्लस 2j माइनस के। 1 2। थर्ड ऑप्शन है R इक्वल 1/3 2i प्लस k कैप प्लस टी टाइम्स 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ऑप्शन 4 है R इक्वल टी टाइम्स 2i प्लस 2j माइनस k कैप। अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें L3 जो लाइन है वो L1 और L2 दोनों के ही परपेंडिकुलर हैं, L1 और L2 दोनों के। तो लाइन की इक्वेशन तो ये होती है a प्लस लैम्डा बी। बी वेक्टर क्या होता है? जिसके पैरेलल वो लाइन है। तो हमारा जो बी वेक्टर L3 के लिए होगा वो L1 और L2 दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये दोनों के ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब देखिए आईआईटी ने आपने इस क्वेश्चन में आपके लिए काफ़ी आसान कर दिया है। सब में जो ये पैरेलल वेक्टर है लैम्डा बी वेक्टर सब में सेम है, यानी ये तो हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे निकालना होता तो हम क्रॉस प्रोडक्ट करते इनका और फिर ये हमें आ जाता। तो ये हमारा टाइम यहाँ बचा लिया उन्होंने। अब दूसरा इसमें है कि L3 L1 को भी कट करता है, L2 को भी कट करता है, यानी उसका कॉमन पॉइंट L1 से भी होगा, L2 से भी होगा। तो हम कोई भी एक L1 के लिए हम क्या पॉइंट ले लें जो L1 और L3 में कॉमन हो। L1 का कोई भी पॉइंट हम कैसे ले सकते हैं? i j k का कोफिशिएंट ले लीजिए। i का कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा आ रहा है, j का 2 लैम्डा आ रहा है और k कैप का भी 2 लैम्डा आ रहा है। वैसे ही अगर हम L2 एंड L3 की बात करें, i j k का कोफिशिएंट 2 म्यू माइनस म्यू 2 म्यू। अब हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लें तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू, 2 लैम्डा प्लस म्यू और 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू। और पहले से हमें डायरेक्शन रेशियो पता है 2i प्लस 2j माइनस 2k, तो ये अपॉन टू माइनस 1। इसको हम लोग इक्वल a के कर लेंगे, a के इक्वल रख दीजिए इसको, और हम इसे 1 से इक्वेट करेंगे तो हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम लैम्डा म्यू निकलेगा तो हमें पॉइंट भी मिल जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, आगे कुछ नहीं है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट मिलेगा, यानी L3 लाइन इससे भी पास हो रही है और उससे भी पास हो रही है। काफ़ी सिंपल है। इसको ए से अलग अलग इक्वेट कीजिए, लैम्डा म्यू ए तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, हमें ये दोनों पॉइंट मिल जाएगा और ये पूरा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आ जाएगा। तो IIT JEE 2019 का मैंने आज पार्ट बी जिसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं वो डिस्कस किया है। पार्ट 1 और पार्ट 3 का हमने पहले ही वीडियो अपलोड किया है। तो JEE 2019 एडवांस पेपर 1 आज कंप्लीट हुआ। मैं अगले वीडियो से पेपर 2 डिस्कस करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।